नमस्कार, मैं संजीव। आप देख रहे हैं ई बिहार डिजिटल न्यूज। आज हम लोग मिल रहे हैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं ट्रॉमा सर्जन से, जो कि आपको बताएंगे कि हड्डी रोग का कैसे अपना जो हड्डी है वो कैसे रख रखाव करें। किसी कारणवश एक्सीडेंट में अगर आपका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है या खेल कूद मैदान में भी आदमी गिर जाता है, कहीं चोट लग जाता है, उस स्थिति में या घर पर भी कहीं गिर जाता है, वो स्थिति में जब हड्डी कहीं भी शरीर का कोई पार्ट्स में हड्डी जो होता है, बोन होता है, वो कभी ऐसी स्थितियों में आ जाता है तब काफी पीड़ा होता है। उसका हम रख रखाव कैसे करें, इसके बारे में हम जानते हैं छपरा के एकमात्र डॉक्टर उज्जवल कुमार वर्मा, जो कि ट्रॉमा सर्जन भी हैं, जो हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं और नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं छपरा के। सर का स्वागत। थैंक यू सो मच संजीव जी। सर ये बताएं कि जब किसी व्यक्ति का हड्डी जो है वो एक्सीडेंट पे चोट लग जाता है, चोटिल हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उस स्थिति में वो रख रखाव कैसे करें, ध्यान कैसे? देखिए, ऐसा है कि कभी भी किसी पेशेंट को अगर चोट लगता है या गिर जाता है या उसको कोई चोट लग जाता है, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहला है कि बर्फ से सेकाई करना है। इसके अलावा दूसरा चीज उसमें कर सकते हैं कि पैर या हाथ को ऊंचा करके रखना है, या तो आप कॉमनली 2 तकिया के ऊपर आप रख दीजिए हाथ को या पैर को। तीसरा चीज इसमें होता है कि आपका अगर कुछ खून निकल रहा है तो उसको कोशिश करना है कि दबा करके रखें। ठीक है, जितना हो सके दबाएंगे, उससे क्या होगा कि खून जो आपका लॉस हो रहा है, खून का कमी होता है ट्रॉमा में, वैसे केसेज में आप तो सिर्फ और सिर्फ दबाने से क्या होता है कि वो ब्लीडर्स जो होते हैं या जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बंद हो जाता है। तीसरा चीज इसमें हो गया ये। और चौथा चीज आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप लोग स्प्लिंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई बांस का फट्टी हो या रॉड हो, किसी भी धागा से या रस्सी से उसको आप जो भी आसपास मिलता है उसको आप बांध लीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हाथ यहाँ टूटा है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा आपका बांस का फट्टी हो या कूट ही क्यों ना हो, उसको आप बांध लीजिए, बर्फ से सेकाई करिए, उसको ऊंचा करके रखिए, ताकि आपका जो सूजन है, ऊंचा करने से वो सूजन हार्ट के लेवल से अगर ऊंचा रहता है तो सूजन जो है आपका नीचे रहेगा, जिससे आपका हाथ में जो नस है वो सब आपका डैमेज होने से, नुकसान होने से बच सकता है। और जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हो, फर्स्ट एड आप कराइए वहां पे जाके, और जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, ऐसा कोई हॉस्पिटल हो आसपास में, वहां पे उनको मिलिए। छपरा के एकमात्र ऐसे डॉक्टर जो ट्रॉमा सर्जन भी है, उनके पास आपको नी रिप्लेसमेंट उपलब्ध है। सर, किसी उम्र में बहुत सारे लोग जो है, एक उम्र में हड्डी जो है उनका घिस जाता है, नी घिस जाता है, उस स्थिति में वो क्या करे, कैसे आपके पास मिले और क्या इलाज संभव है, इसके बारे में? देखिए, घुटना घिसने का जो कारण है वो कई हो सकता है। कुछ हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनका घुटना जल्दी घिस जाता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा वजन उठाते हैं, नीचे बैठते हैं, झुक करके काम करते हैं। ऐसे मरीजों का घुटना थोड़ा जल्दी घिसता है। ये एक तरह का टायर है। जिस तरह से गाड़ी का टायर का वारंटी सपोज कीजिए 2 साल का है, वैसे हमारा भी घुटने का एक वारंटी रहता है, जिसमें सपोज कीजिए कि जनरली ऐसा देखा गया है कि मर्द का और फीमेल्स का, औरत लोगों का हड्डी का बनावट और हड्डी का मजबूती एज के हिसाब से दोनों ही डिफर करता है। औरत लोग का आमतौर पे हड्डी जो है 30 साल के ऊपर कमजोर होने लगता है, मर्द लोग का 40 के ऊपर कमजोर होने लगता है। तो इसमें ऐसा है कि कोई भी जो ठेवना का हड्डी है उसमें एक परत होता है, कार्टिलेज होता है, एक परत होता है, उसके अंदर मेनिस्कस भी होता है। ये सब तकिया जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो लगातार घिस जाता है काम करने से। उसमें एक परत जो है आपका कार्टिलेज का, उसमें इरोजन हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है, फटने लगता है। इससे क्या होता है, मरीजों में दर्द होता है, सूजन होता है, जिसके वजह से मरीज जो है आसपास के डॉक्टरों को मिलते हैं कि सर हमको दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए, या फिर खुद से भी वो दवा खाते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता है। ऐसे केसेस में मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि अगर 5 दिन में दर्द नहीं जा रहा है तो डॉक्टर को मिलें, क्योंकि यहाँ पे आपको कैल्शियम की भी जरूरत होगी। साथ में आपको कुछ बातों का बताना बहुत आवश्यक है कि आप जो झुक के काम कर रहे हैं, जो बैठ के काम कर रहे हैं, वो आप कम से कम कीजिए। इसके अलावा मैं आपको मॉडल के थ्रू कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हमारे पास एक मॉडल है जी, हमने कोई भी मरीज को जब ये ठेवना बेंड करते हुए हम लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आपका मसल है, क्वाड्रिसेप मसल, जब आप नीचे बैठते हैं तो आप इजीली बैठ पाते हैं, लेकिन जब उठने का प्रयास करते हैं तो ये मसल 10 टाइम्स, अप टू 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स वजन ज्यादा गिराता है हड्डी के ऊपर।
तो ये मसल वीकनेस की वजह से भी आपको उठने में काफी परेशानी होती है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जो भी मेल्स हो या फीमेल्स हो, आफ्टर 40, फीमेल जितने भी हैं आफ्टर 30 एंड मेल्स जितने भी हैं आफ्टर 40, एक कैल्शियम का टैबलेट 500 मिलीग्राम का रेगुलर ले सकते हैं। इंसान अगर दूध का आइटम नहीं लेता है, यानी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। दूध का आइटम ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम दूध नहीं पचता है, दही नहीं पचता है, तो आप दूध दही नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन दूध का आइटम में आपका पनीर भी आता है, छेना का रसगुल्ला भी आता है। तो आप कुछ भी दूध का मिल्क प्रोडक्ट मतलब कि चाहिए, जिससे कि आपको कैल्शियम बॉडी में जाए और आपका हड्डी मजबूत हो। इससे आपका जो गिरने के, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा भी गिर गया हड्डी टूट गया, 1.5-2 महीना के लिए उनका छुट्टी हो गया, वर्क में आने जाने में परेशानी हुआ, जॉब या कोई स्टूडेंट है तो उसको भी परेशानी हुआ। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये बताते हैं कि प्रिकॉशन रखना है। हर चीज टूटने के बाद हम लोग को इलाज करने से अच्छा है कि हम लोग टूटने ही ना दें। तो वैसे केसेस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम खाइए। विटामिन D3, एक और कंफ्यूजन रहता है हमारे मैक्सिमम मरीजों को कि विटामिन डी सर कब खाएं। तो विटामिन डी आपको हर सप्ताह 1 गोली सुबह में 60,000 यूनिट का, इंटरनेशनल यूनिट का खाना है, और हर 6 महीने पे 4 गोली खाना है। हर 6 महीने पे 4 गोली? हर 6 महीने पे 4 गोली खाना है, और इसके लिए किसी डॉक्टर से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लोग अभी भी ठीक से जान नहीं रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि नी पेन जस्ट बिकॉज ऑफ B12 और आयरन की कमी से और कैल्शियम की कमी से होता है। अगर हम लोग सही से खाएंगे, सही से रहेंगे और मिल्क प्रोडक्ट लेंगे तो मैक्सिमम लोग डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचेंगे। कई सारे अपने नी रिप्लेसमेंट किए हुए हैं, उसके बारे में जब पेशेंट आए, लोगों को भ्रम है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो है लाइफ जो है चल नहीं पाएगा या जीवन भर वही प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसे स्थितियों को आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस पर कि कैसे जो है लोग जो है वो निश्चिंत होकर आपके पास आए। चूंकि छपरा के आप ही एक डॉक्टर हैं जो कि नी रिप्लेसमेंट अभी फिलहाल कर रहे हैं, तो उज्जवल कुमार वर्मा जी से हम जानते हैं कि वो नी रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी मैं भी जब छपरा आया बॉम्बे से ट्रेंड होकर के, तो यहाँ पे लोगों को जब मैंने पूछा या देखा या समझा, तो ऐसा मुझे लगा कि यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है सर्जरी को लेके। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि सर्जरी मतलब मौत, मतलब घुटना का ऑपरेशन कराए मतलब हम चल नहीं सकते हैं, हम मरने का ज्यादा वो सोचते हैं कि हम मर जाएंगे। ऐसा उनके अंदर बहुत ही बड़ा भय है, हमने ऐसा देखा है लोगों को। ये जो हमने अभी घुटने का ऑपरेशन किया है, ये सारा का सारा ऑपरेशन एक्चुअली बॉम्बे से हमारा रेफरेंस लेकर के, गोपालगंज से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर के यहाँ पे कराया है, क्योंकि जिस इंसान का मैंने किया था उसका दोनों ठौना को एक सिंगल सिटिंग में किया था और वो आज चल रहा है। कूद रहा है, जा रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, हर चीज कर रहा है। उसको देख करके उसके गांव वाले लोग 2-2 वहां से पेशेंट आए हमारे पास और वो सफल होकर के यहाँ से गए भी। तो मेरा ऐसा कहना है कि देखिए किसी मरीज का अगर ठेवना नहीं मुड़ रहा है, 60 साल 55 साल के ऊपर उम्र हो गया है, ठेवना सीधा भी नहीं कर पा रहे और ठेवना में इंजेक्शन लगाने के बाद, दवा खाने के बाद दर्द जा ही नहीं रहा है, फिजियोथेरेपी से भी थक गए, 3 महीना सब कुछ करके देख लिए और पैसा भी खर्च हो रहा है आए दिन, और सालों साल वो कई सारे मरीज जो है ट्रामाडोल दवा खाते हैं, डेक्सोना लेके खाते हैं, जिसका कुछ लंबे समय तक खाने से साइड इफेक्ट भी है। तो ऐसे मरीज जो सालों साल से परेशान है, ठेवना से परेशान है, ठेवना मुड़ नहीं रहा है, ठेवना में दर्द है, ठेवना में सूजन है, वैसे मरीज को हम लोग यहाँ पे 100% विथ गारंटी सीधा करेंगे, अगले दिन ही चलाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। सर आज भी हिप एक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हिप ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए जैसे ठेवना घिसा वैसे हिप बोन भी घिसता है। एक सर्टेन एज के बाद जिस तरह से बाल पकता है, झुर्री पड़ता है, हाथ कमजोर होता है, पचाने का जो शक्ति है वो कमजोर होता है, उसी तरह से हड्डी कमजोर होता है। ये कोई एक बीमारी नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद हर मरीज को ठेवना में दर्द, हर मरीज को घुटने के अलावा आपका कमर में दर्द, गर्दन में दर्द या कहीं ना कहीं पे हिप में भी दर्द चालू हो सकता है। ऐसे मरीज जिसका इलाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है,
बहुत सारे बीमारी की वजह से कमर का हड्डी यानी हिप का जो हड्डी है वो घिस जाता है। जैसे कि सबसे कॉमन मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है लंबे समय तक स्टेरॉयड लेते हैं, वैसे मरीज का 40 साल 30 साल में भी हड्डी पूरा सड़ जाता है। या फिर ऐसे मरीज जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वैसे मरीज का भी एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। या फिर और कॉमन देख लीजिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के भी बहुत सारे मरीज है हमारे पास। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसा बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपका ही जो प्रतिरोधन शक्ति है अपने ही शरीर के खिलाफ एक्टिव हो जाता है और कई बार स्पाइन और हिप को पूरा डैमेज कर देता है। ऐसे मरीज जो चल भी नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, करवट नहीं ले पा रहे हैं, वैसे मरीज के लिए वरदान है ये हिप रिप्लेसमेंट। वैसे मरीज को हम लोग गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, 100% रिजल्ट के साथ उसको चलाएंगे अगले दिन। आज भी हमारे छपरा में काफी लोग डरते हैं, मिथ है, डॉक्टर साहब ने भी बताया, यहाँ लोग जो है डरते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराए, दवा खाए, आयुर्वेदिक दवा खा के लोग चल रहे हैं, काफी सालों से चल रहे हैं। इवन हमारे परिवार में भी कुछ लोग हैं जो कि आयुर्वेदिक दवा पर निर्भर होते हैं, होम्योपैथ पे, लेकिन वो दर्द जाता नहीं सर। तो वैसे मरीज जो है, जो मरीज यहाँ छपरा में जो आसानी से जो है अपना यहाँ पे आपको ट्रांजिट करके आपके पास आ सकते हैं, सर का जो एक्सपीरियंस है वो ट्रॉमा सर्जन भी है और हड्डी रोग के विशेषज्ञ भी हैं। सर का और एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जानिए सर। देखिए, मेरा ट्रेनिंग बॉम्बे में हुआ है। बॉम्बे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बड़ा शहर है और वहां पे हम लोगों ने हजारों नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट असिस्ट किया है, खुद से भी किया है और रोबोटिक ट्रेनिंग तक मैंने लिया है। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यवश कोई रोबोट नहीं है छपरा में अभी। लेकिन हम लोगों ने काफी अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेने की वजह से हम लोग का एक्सपोजर, जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, ये काफी अच्छा है। वहाँ का कल्चर थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है क्योंकि हम लोग मरीज को समय देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उनको भी बोलने का मौका देते हैं। तो मैं बेसिकली एक्चुअली ट्रॉमा के साथ साथ ऑर्थोप्लास्टी में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो भी मैंने 8 साल मुंबई में गुजारा है वो 8 साल ऑर्थोप्लास्टी सर्जन सीनियर्स के साथ रहा है, जिसके वजह से ऑर्थोप्लास्टी में हम लोग एक्सट्रीम ट्रेनिंग लिए हैं और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ के मरीजों को बाहर छोटे छोटे चीजों के लिए अब जाने की जरूरत नहीं। ऑर्थोप्लास्टी में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है और क्या लोग इसको समझे बढ़िया। देखिए, ऑर्थोप्लास्टी का मतलब है, ऑर्थो मीन्स यहाँ पे जॉइंट से मतलब है और प्लास्टी मीन्स मतलब उसको नया करना है। तो कोई भी जॉइंट अगर डैमेज हो गया है, जिसको दवा से, कसरत से नहीं ठीक किया जा सकता है, उसको हम लोग नए चीज से रिप्लेस कर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉडल है छोटा सा, यह देखिए आप, ये नॉर्मल नहीं है जी और ये डैमेज नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल और डैमेज में क्या अंतर है। यहाँ पे कार्टिलेज लॉस है, बोन का ऑस्टियोफाइट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, गैप रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब मेनिस्कस भी टॉर्न हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे इस रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या करते हैं कि जो टिबिया है, यानी जो टिबिया है, जो लोअर बोन है और जो फीमर है और एक पैटेला है, ठीक, ये 3 बोन से ये बना हुआ है अपना जॉइंट। यहाँ पे तीनों हड्डी को हम लोग काट करके नया इम्प्लांट, नया चीज डाल देते हैं। जैसे कि ये आपका बाद में ऐसा दिखता है जनरली, ऐसे एक मॉडल में आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली जो पेन होता है, जो हड्डी में सूजन है, जो हड्डी में दर्द है, वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक तरह का बून है यहाँ के लोगों के लिए। कोई भी मरीज अगर सालों साल से दर्द से ग्रसित है, मैं उनको एडवाइस करता हूं, अगर आप थोड़ा भी सक्षम हैं तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूर कराइए। एक बात हमारे दर्शक और जानेंगे कि जैसे नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है, क्या कॉस्ट आता होगा? क्योंकि आप थोड़ा सा छपरा में कर रहे हैं, छपरा में लोग जो है इस चीज को जानना चाहेगा कि सर के पास अगर हम कराते हैं तो क्या हमें कॉस्ट आएगा, कि एक एवरेज मोटा मोटी कॉस्ट थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये सर्जरीज कॉस्ट जो है कई सारे चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि यहाँ का लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस ले, इसके लिए बहुत ही कम रखे हैं बाकी के तुलना में। जैसे कि पटना है, बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, वेल्लोर है, कुछ लोग बाहर भी जाते हैं इसके लिए, विदेश भी जाते हैं। वहां पे कॉस्ट इनका 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख अकॉर्डिंगली होता है।
और हम लोग यहाँ पे बेस्ट इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, इम्पोर्टेड यूज कर रहे हैं, ताकि रिजल्ट हम लोग लंबा दे सके। क्योंकि कोई भी चीज लगाते हैं उसका एक अर्धवाय होता है, एक एज होता है। जैसे कि टायर आप कोई एमआरएफ का लगा रहे हैं, कोई लोकल कंपनी का लगा रहे हैं, तो आप एमआरएफ का लगा रहे हैं तो यार मतलब आप बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही हम लोगों ने मरीजों को जैसे कि फॉरेन कंपनीज हैं बहुत सारे, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेड लगाते हैं और जिससे कि मरीज को रिजल्ट अच्छा मिलता है। और हाफ रेट में जो भी वो लोग बाहर पे कर रहे हैं उसका जस्ट 50% रेट में छपरा में घर बैठे, घर के बगल में, विथ 5 days स्टे, विथ ऑल इन्वेस्टिगेशंस एंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है, जिसे हम लोग अगले दिन ही चला पाते हैं और मरीज बहुत संतुष्ट भी होता है, कॉन्फिडेंट फील करता है कि भाई हम अगले दिन ही चल लिए हैं। और उनके अभिभावक जो भी आसपास लोग हैं उनके साथ भी जो है वो लोग भी बहुत मोटिवेट होते हैं कि भाई अगले दिन हमारा मरीज चल रहा है। तो कॉस्ट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि 50% से भी कम, या एक रफ एस्टिमेट समझ लीजिए 1.55 1.6 तक हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है। मतलब 155 मतलब 150 से लेकर 160 तक में जो सर के पास आएंगे तो उनका नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, हिप रिप्लेसमेंट भी नी रिप्लेसमेंट की तरह ही होता है। इसमें भी इम्प्लांट के कॉस्टिंग के हिसाब से चलता है। अगर कोई गरीब मरीज है तो उन लोगों को हम लोग 1 लाख तक भी कर देते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और कोई अगर इम्पोर्टेड लगाना चाहता है तो उनको भी वो लगभग 1.6 1.7 तक जा सकता है। ये हमारे साथ उज्जवल कुमार वर्मा डॉक्टर साहब, जो कि आपको पूरे बोन्स के बारे में, नी रिप्लेसमेंट के बारे में, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में स्वास्थ्य चर्चा में बताएं। थोड़ा सा सर हम इसे आपके संरचना पर भी जाएंगे, जो पीछे का स्पाइन सिस्टम होता है जिससे हम भी थोड़ा सा परेशान है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपसे नैरेटिव चाहेंगे वहां पे चल के। देखिए ये स्कल है और स्कल के नीचे जो है स्पाइन चालू होता है, ठीक। स्कल के अंदर ब्रेन होता है और स्पाइन जो है आपका सर्वाइकल स्पाइन है, ये नेक के रीजन के पास, चेस्ट के पास डॉर्सम हो जाते हैं, और नीचे आइएगा तो लंबर हो जाता है। ऐसा आपको देख सकते हैं इस मॉडल में कि यहाँ पे येलो कलर का कुछ निकल रहा है, राइट। ये जो येलो कलर का निकल रहा है इसे हम लोग नर्व रूट बोलते हैं। एक्चुअली हम हर मरीज को कॉमनली ओपीडी में ऐसा समझाते हैं कि भगवान भी वायरिंग किया है। दिमाग जिस तरह से अपना ट्रांसफार्मर होता है उसी तरह से आपका स्पाइन जो है ये 3 फेज का तार है, और ये जो 220 वोल्ट का तार है जिसको हम लोग नर्व रूट बोल रहे हैं, ये आपका जो गर्दन से निकलता है वो हाथों में जाता है, और जो कमर से निकलता है वो पैरों में जाता है। तो जो मरीज झिनझिनी का शिकायत करते हैं, लगातार दर्द का शिकायत करते हैं, समझ लीजिए कि मैक्सिमम चांसेस रहता है कि यहाँ सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या पैरों में दिक्कत है तो लंबर प्रॉब्लम है। आम भाषा में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि सियाटिका है, जो सही भी सोचते हैं। नस दबने को सियाटिका बोला जाता है, ठीक है। और ये अब चेक करना होता है हम लोग को एक्सरे में कि वो कितना घिसा है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, वो हम लोग क्लिनिकल जजमेंट भी करते हैं। अब चूंकि एमआरआई का कॉस्टिंग ज्यादा है इसलिए हम जनरली एमआरआई नहीं लिखते हैं। जहां बहुत जरूरत है, जहां कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रहा है, वहां पे हम लोग एमआरआई भी कराते हैं। तो इस तरह से स्पाइन में बेसिकली देखिए लो बैक पेन हमारे यहाँ जो भी आते हैं वो 90% केसेस, देखिए हमारे बुक में भी मेंशन्ड है कि जो 90% केसेस हैं वो आपका लगभग मैकेनिकल कॉज से होता है। मैकेनिकल का मतलब है कि हम लोग सीधा बैठे, लैपटॉप सही यूज करें, हाथ को प्रॉपर सपोर्ट करें, यानी एर्गोनॉमिक्स। जो वर्किंग प्लेस है वो ध्यान दे। महिलाओं के लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी सामान अगर उठाते हैं, इसको वजन को उठाने का ये तरीका नहीं है। ये बाय फिजिक्स क्या होता है, इस पे ज्यादा कमर पे जोर आता है। इसको मजबूरी में अगर उठाना है तो पास में लाइए और पास में लाके उठाइए। इससे क्या होता है, स्पाइन पे जो स्ट्रेस आ रहा है, स्पाइन पे जो वजन गिर रहा है वो कम हो जाएगा। तो डे टू डे लाइफ में जो मैक्सिमम जो ओपीडी केसेस हमारे पास आते हैं वो मैक्सिमम केसेस में मैकेनिकल कॉज होता है। और मैकेनिकल कॉज को हम लोग जनरली टीच करके, फिजियोथेरेपी करा के, कुछ मशीन्स लगा करके
उसको शांत किया जा सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे स्पाइन में किसी को भी प्रॉब्लम अगर होता है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि नीचे नहीं ज्यादा बैठना है, पालथी कम मारना है, झुक के कम काम करना है, 2 किलो ज्यादा वजन नहीं उठाना है, करवट लेके उठना है, पतला तकिया 8 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना है, कोई भी वजन जो उठाते हैं वो पास लाके उठाना है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आम लोगों को पता होना चाहिए, जिससे वो स्पाइन का प्रॉब्लम खुद से भी आगे के लिए बचा सकते हैं। और साथ में कैल्शियम, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन D3 किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, 4 दवा लीजिए हर महीने, 1 महीने तक, फिर 6 महीने पे रिपीट कीजिए। ये बताएं कि आप शनिवार को जो है आप तो फ्री में कैंप भी लगाते हैं, मेगा कैंप लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज आपका बहुत एक्टिव रहता है। जी, ऐसा है कि मेरे फादर का ही कहना है कि जिस समाज से हम अगर 2 रुपए कमा रहे हैं तो 50 पैसा एटलीस्ट रिटर्न तो करना ही है। अब इसी समाज में हम रह रहे हैं और इसी समाज से हम कमा रहे हैं, तो हमारे फादर का ही विचार था कि आप 1 दिन कम से कम सप्ताह में निःशुल्क देखिए, जितना हो सके गरीबों का मदद कीजिए। इसके लिए हम लोग ऑटो भी निःशुल्क चलाए हैं और लास्ट 2 साल से हम लोग निःशुल्क चला रहे हैं। इसके अलावा हर सेकंड शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट BMD का जांच होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, जिससे हड्डी का मजबूती का टेस्टिंग होता है। और साथ में हम लोग रेगुलरली हम लोग कैंप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क यूरिक एसिड का जांच, शुगर का जांच, न्यूरोपैथी का जांच, BMD का जांच सब कराते हैं। तमाम सारी बातें जो स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ बातचीत की है, बारीक बातें, बारीक चीजें जो कि आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि ये बोन्स और ये हड्डी के बारे में काफी लोग जो है अधूरे जानते हैं, अधूरे ज्ञान से जो त्रस्त है और सारी जानकारियां जो है लोगों तक मिल नहीं पाती है। तो विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।